नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन मौजूद हैं। स्वागत है शार्दुल आपका। हेलो। आज मेघनाद नहीं है, मेघनाद छुट्टी पर हैं, तो मेघनाद से हमारी मुलाकात अब अगले हफ्ते की अगली चर्चा में होगी। इसके अलावा हमारे साथ दो ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से। हमारे साथ citizen.in के एसोसिएट एडिटर हैं राजीव खन्ना। राजीव पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अलहदा हिस्सों में रिपोर्टिंग करते रहे हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया अतुल। इसके अलावा हमारे साथ कश्मीर से अजान जावेद जुड़ रहे हैं। अजान कश्मीर में रहते हैं और वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। स्पुतनिक नाम की एक रशियन मीडिया संस्था है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। अजान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप में अंदाज़ा लग रहा होगा कि जो हमारे दोनों मेहमान हैं वो दो अलग अलग स्टेट्स से को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों ही जगहें फ़िलहाल बहुत चर्चा में हैं। हमने कश्मीर की बात की, जहाँ पर लगातार एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग की घटनाएं देखी जा रही हैं, और उसके बाद एक सियासी जो माहौल है, जो पारा है, वो चढ़ा हुआ है। अलग अलग तरह की ख़बरें कश्मीर से आ रही हैं। मसलन बड़ी संख्या में लोगों के कश्मीर से छोड़ने की बात आ रही है। कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित एक बार फिर से जो 2010 के बाद थोड़ा सुधरे हुए माहौल में वापस गए थे, लेकिन ताज़ा ये जो टारगेटेड किलिंग है, इसकी वजह से ये लोग एक बार फिर से कश्मीर छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो ये जो किलिंग हो रही हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, इनके बारे में अजान से थोड़ा हम जानकारी लेंगे और इसके कई पहलू हैं, उनमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो किलिंग्स हो रही हैं वो किसी एक तबके, किसी एक समुदाय ख़ास उसको टारगेट करके हो रही हैं, या फिर और भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और साथ में हमारे राजीव हैं। राजीव, जैसा मैंने बताया, पंजाब और हिमाचल के इलाकों को कवर करते रहे, और पंजाब में एक बड़ी घटना हुई जिसमें वहाँ के बहुत लोकप्रिय गायक थे सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या हो गई। तो उसके पीछे भी एक घटनाक्रम उससे जुड़ा हुआ था कि पंजाब की जो अभी 2 महीने पहले बनी नई सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसने वहाँ पर करीब 400-450 के करीब जो वहाँ की VVIPs थे, उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी, जो स्टेट सिक्योरिटी थी। और ये घोषणा हुई और उसके अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई। ताज़ा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनके ऊपर 19 गोलियां चली थी, 19 गोलियां उनके शरीर में लगी थी। तो और बहुत ही उन्नत किस्म के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और हथियारों का इस्तेमाल किया गया उनकी हत्या में। तो इस पे भी हम विस्तार से बात करेंगे, और पंजाब में इस तरह के जो घटनाएं हैं या ये जो हत्या हुई है, इसके पीछे क्या किसी तरह का पैटर्न है, क्या किसी तरह की सियासत है, या और क्या वजह हो सकती है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आप सरकार का वो सेल्फ गोल हो गया। और हाँ, आम आदमी पार्टी सरकार ने अब उसको वापस भी ले लिया, उस फैसले को। इसके बाद काफ़ी प्रेशर हो रहा था कि अब वो इस फैसले को बदले। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो सुर्खियां हैं इस हफ्ते की, वो हमारे जो श्रोता हैं उनको शार्दुल बता दें। जी, इस हफ्ते की हेडलाइंस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ED ने गिरफ्तार कर लिया। जब उनका मामला अदालत में गया तो स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने उन्हें कस्टडी में भेजा, ये कहकर कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी, बड़ी साजिश के बारे में पता लगाने के लिए पूछताछ, कस्टोडियल इंटरोगेशन, हिरासत में पूछताछ जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनके मंत्री सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं और उनके खिलाफ सारे मामले झूठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती है तो सबको एक साथ गिरफ्तार करके जांच कर ले, क्योंकि उनके विकास के कामों में बड़ी बाधा पड़ती है। इसी से जुड़ी दूसरी हेडलाइन भी ये है कि केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार में स्मृति ईरानी भी इस वाद संवाद में कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने खुद जज बन के एक भ्रष्ट व्यक्ति को क्लीन चिट दे दी है और सत्येंद्र जैन को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि उनसे सारे विभाग
अरविंद केजरीवाल सरकार ने ले लिए हैं और वो इस समय उनके पास कोई दायित्व नहीं है, लेकिन वो अभी भी मंत्री हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से ही जुड़ी हुई एक और हेडलाइन, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को भी नेशनल हेराल्ड केस में पैसों की हेराफेरी के, मनी लॉन्ड्रिंग के पूछताछ के लिए बुलाया गया है ईडी के द्वारा। हाँ, ईडी के द्वारा। तो ईडी ना हुआ जैसे मतलब मिसाइल हो गया है, हर आदमी के ऊपर दागा जा रहा है, मतलब है नारायण अस्त्र है, जो भी मुड़ेगा सबकी तरफ घुस जाएगा। खैर, तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 8 जून को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया और खबरों में बताया गया राहुल गांधी फिर देश के बाहर हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा पहले आने के लिए कहा गया था। हालांकि कांग्रेस ने इस बारे में कहा कि ये उन्हें डेलिब्रेट निशाना बनाया जा रहा है और ये मामला काफ़ी लंबे समय से 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल किया था, काफ़ी लंबे समय से ठंडा पड़ा हुआ था। अगली हेडलाइन महाराष्ट्र से है। भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं क्योंकि उन्होंने एक चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उल्टा सीधा बोला था। इसमें 294 और 153A के तहत मामले दर्ज किए गए। पंजाब में 28 वर्षीय रैप सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी और उसके बाद वो फरार हो गए और उनके पिता को वहां पहुंचकर मदद के लिए गुहार लगानी पड़ी। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और ये आम आदमी पार्टी के बाद 400 से ऊपर लोगों की सुरक्षा हटा ले जाने की घोषणा करने के बाद हुआ, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। कश्मीर में पिछले कुछ समय से लगातार टारगेटेड हत्याओं के बाद वहां से अल्पसंख्यकों ने और दूसरे प्रदेश के काम करने वाले लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें वहां ज़बरदस्ती रख रही है और वो वहां रहना नहीं चाहते और वो सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं कि आज जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट को, शुक्रवार 3 जून को दोपहर 12 बजे के करीब, तब तक काफ़ी कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के परिवार वहाँ से छोड़कर जम्मू या और दूसरी जगहों पर जा चुके हैं। इस पर हम आगे चर्चा में बात भी करेंगे। एक आखिरी हेडलाइन, बॉलीवुड के जाने माने सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत, जो के नाम से मशहूर थे, उनका मंगलवार रात वो कलकत्ता में परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको कुछ हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हुई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। 53 साल के के की मृत्यु बिल्कुल असमय है और हमारी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। के की उम्र कोई नहीं थी और मतलब हिंदी फिल्मों के कुछ एक जो सबसे मेरे ख्याल से पॉपुलर और सबसे सुपरहिट जो सिंगर्स थे उनमें उनकी गिनती थी। तो ये सबके लिए बहुत ही शॉकिंग एक खबर थी। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी बातचीत है जो उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले हम बातचीत को शुरुआत करेंगे जो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। मैं राजीव को ही सबसे पहले इस मामले में लाना चाह रहा हूँ। राजीव, एक तो ये है कि पंजाब की मेरे 2-3 सवाल हैं, लेकिन एक एक करके हम थोड़ा सा उस पर अगर आगे बढ़ें तो पहला जो ये है कि पंजाब में ये जो वहाँ के लोकप्रिय बहुत गायक हैं और इनका जो इनकी जो रिवेलरी है, आपस की जो स्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसको एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। और ये इससे पहले भी कुछ थोड़ा इतने तो बड़े नाम नहीं थे, उतने पॉपुलर भी नहीं थे, लेकिन ऐसे लोगों की भी हत्याएं जो छोटे मोटे गायक थे उनकी होती रही हैं। और एक चीज़ ये सामने आई है कि पंजाब में बहुत सारे जो गैंगस्टर हैं, इन सब की अपनी एक पैरेलल म्यूज़िक इंडस्ट्री में इनका अपना दखल है। तो क्या कुछ आपके पास ऐसी कोई जानकारी या ऐसा कोई पैटर्न कुछ जानकारी मिली है? क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ख़ास सफलता नहीं लगी है। अभी जो भी जानकारी जांच हुई है हत्यारों के बारे में वो बहुत ही अटकलबाजी या बहुत सतही है। अतुल, ऐसा है कि पंजाब की ये जो मतलब जो ये घटना हुई है, इसको देखने से पहले हमको कुछ थोड़ा सा पास्ट में जाने की जरूरत है। पंजाब का जो एक, वैसे मैं कहूँ तो पंजाब का यूथ कह लीजिए या पंजाब का जो आप कह लीजिए आवाम कह लीजिए, वो काफी समय से एक, मैं कहूँगा 4 रास्ता भी पट के कहूँगा एक क्रिस क्रॉस पे खड़ा हुआ है। अलग किस्म के बहुत से रास्ते वहां से निकलते हैं और बीच में एक तरह से वो सोसाइटी वहां पर एक तरह से फंसी हुई है, जो ये चीज है। आपने बात की कि भी सिंगर्स की राइवलरीज तो मतलब चलिए, एक प्रोफेशनल राइवलरी होना एक अलग चीज होती है, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि सिंगर्स
और जो पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे जैसे कि पिछले कुछ दिनों में बहुत से अखबारों ने रिपोर्ट भी किया है कि इनके बीच में एक तरह से गैंगस्टर्स का दखलंदाजी, मतलब कि आपको कह लीजिए, कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई है कि प्रोटेक्शन मनी देना या पैसा की उगाही, वो काफी चल रही है कुछ समय से। सिंगर्स की हो गई, एक्टर्स की हो गई, वो चलती है। अच्छा, गैंगस्टर्स जो है, गैंगस्टर्स भी कोई आज का फिनोमेना नहीं है, ना ही ये सिंगर्स की किलिंग आज का फिनोमेना है। कंटेक्स्ट बदले हैं। आपको अगर याद हो तो मिलिटेंसी के दौर में चमकीला नाम का एक सिंगर था, उसे मिलिटेंट्स ने मारा था। उस पर मतलब जानलेवा हमला हुआ था। दूसरे एक बहुत ही मशहूर सिंगर होते थे दिलशाद अख्तर, उनको भी मारा गया था मिलिटेंसी के दौरान। कंटेक्स्ट अलग थे उस समय, उनके लिरिक्स को लेके थोड़ी मतलब एक आप जानते हैं कि जो मूवमेंट चल रही थी, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी जिसके अंडरटोन्स मॉरलिस्ट भी होते हैं, जिस तरह हम सब जानते हैं। वो तमाम चीजों को लेकर वो घटनाक्रम हुआ था। फिर अब आप देखिए तो लेटेस्ट है सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला है। और गैंगस्टर्स भी, मतलब ये आज की देन नहीं है। आप अगर उस दौर के कुछ जो कह लीजिए कि जो पुलिस में या जो अच्छे जानकार हैं, उस दौर में 80 के दशक के लोगों से भी आप बात कीजिए तो उस समय भी एक अजीब सा फिनोमेना था वहां पर। वो था ये जो मिलिटेंसी, जो कि आइडियोलॉजिकली बेस्ड कुछ ग्रुप्स थे, चाहे उन्हें आप रेडिकल कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, या स्प्लिंटर ग्रुप्स थे, उनका और गैंगस्टर्स का एक ओवरलैपिंग। मतलब कई पुलिस वाले तो ये भी कहते हैं कि गैंगस्टर्स उस समय अपने आप को पोज करके एज मिलिटेंट्स तब भी उगाही कर रहे थे। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा फिनोमेना था ये चलता हुआ। और सिद्धू मूसेवाला की जब आप बात करते हैं, इस हत्या की बात करते हैं, तो इसके भी कई मायने हैं। मतलब कि जिस तरह है कि इसके एक चीज तो वो है कि जिस तरह की वर्जन सामने आ रहे हैं, सरकारी वर्जन सामने आ रहे हैं, पर मैं और आप अच्छी तरह, हम लोग इतने मतलब तजुर्बे के बाद जर्नलिज्म में हम लोग एक चीज समझते हैं कि चीजें जो है कभी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, उसके बहुत से शेड्स ऑफ ग्रे भी होते हैं। अब वो ग्रे, पंजाब में कई तरह के ग्रे इस समय जो है, देखिए एक एंगल तो आपने कहा कि जिस तरह ये गैंगस्टर्स की राइवलरी की बात है, और तो जिस तरह मैं कह रहा था कि इसके लेयर्स बहुत हैं इस पूरे घटनाक्रम के। और एक अतुल भाई आपने जो बोला कि एक वर्जन तो वो है कि ठीक है, गैंगस्टर्स की राइवलरीज और गैंगस्टर्स की धमकियां, और इसका एक गैंगस्टर्स का भी आपने अगर जो पढ़ा होगा, या पुलिस ने जिस तरह एक मतलब पुलिस भी हवाला दे रही है, फेसबुक पे पोस्ट भी आई हैं कि पिछले साल एक यूथ अकाली दल लीडर विक्की मिड्डू खेड़ा हुआ था मोहाली में, और उसपे जो मतलब उस घटना के लिए एलिगेशंस ये थी कि सिद्धू मूसेवाला के सेक्रेटरी उस घटना में इन्वॉल्व थे। वो एक एलिगेशन का एस्पेक्ट था। अच्छा। पर उसके साथ एक चीज और जुड़ती है कि अगर ऐसा था तो क्या सिद्धू मूसेवाला के, क्योंकि सेक्रेटरी थे, तो सिद्धू मूसेवाला से भी किसी तरह की मतलब छानबीन हुई थी, या उनको भी क्वेश्चन किया गया था, नहीं किया गया था, वो बात की बातें हैं। तो एक चीज तो आपने ये चीज हुई, पर इससे भी आगे दो तीन चीजें हैं जो मतलब हमको गौर करनी चाहिए इस बात को आगे ले जाने से पहले। पहली चीज आपने जो कहा कि आम आदमी पार्टी का एक सेल्फ गोल, मतलब मैं सेल्फ गोल तो नहीं, इसे नहीं कहूंगा। देखिए ऐसा है कि पंजाब में वीआईपी कल्चर को लेकर बहुत नाराजगी है लोगों में। इस तरह का एक प्रेस्टीज इशू बन जाता है कि आप कितने सिक्योरिटी मैन साथ लेके जाते हैं, और पॉलिटिशियंस के लिए खास तौर पे या बाकी लोगों के लिए एक प्रेस्टीज इशू इस तरह है कि आदमी जा रहा है, जो मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन है, या सिंगर है, या जो भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उसके साथ गनमैन है। फिर उसकी बीवी जा रही है, उसके साथ गनमैन है। उसका साला जा रहा है, उसके साथ गनमैन है। उसके बेटा जा रहा है, उसके साथ गनमैन है। तो ये मतलब कि इस चीज को लेके वीआईपी कल्चर जो पंजाब का है, सड़कें ब्लॉक होना, जब इनकी मूवमेंट होती है, या किसी गांव में जाना, तो एक मतलब इस चीज को लेके लोगों में अच्छी खासी नाराजगी थी इस वीआईपी कल्चर को लेकर। आम आदमी पार्टी की एक प्रॉमिस था कि हम इसको कर्टेल करेंगे। अब ये बात है कि वो प्रून होते ही, सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी प्रून होते ही उनका खून हो जाता है, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि देखिए पंजाब में बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं जो दो चीजें नहीं चाहती। एक तो जो स्टेटस को है उसको ब्रेक होना नहीं चाहती, जो स्टेटस को नहीं टूटना चाहिए। दूसरी चीज जो है कि पंजाब में बहुत सी ऐसी फोर्सेस भी हैं जो किसी भी तरह का पॉलिटिकल या वैसे बदलाव नहीं चाहती है, या एक मैसेज देना चाहती है कि जो नई सरकार है इसको एक तरह से स्टेबलाइज नहीं होने देना चाहती। वो एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल रीजन भी है उस चीज का। और वैसे आपको मैं बताऊं तो एक मैसेज आम लोग समझते हैं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, देखिए पार्टी का अपना सेल्फ गोल नहीं कहूंगा, बट हाँ गलती थी कि जब आपने एक कदम लिया है तो ऐसे कदमों को कभी इस तरीके से पब्लिसाइज नहीं किया जाता। आप मतलब सीधे के सीधे जो जेन्युइनली जिसकी जान को खतरा है उसको भी आप एक तरह से शेर के मुंह में धकेल रहे हैं, इस तरह की पब्लिसाइज करके कि हमने इन लोगों की, फला फला लोगों की सिक्योरिटी हमने कम कर दी है, या
हटा लिया है वो। तो राजीव भाई, इस पर हम आएंगे। मेरे ख्याल से शार्दुल के पास कुछ सवाल है। शार्दुल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा सेल्फ गोल से मतलब यही था कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ एक्ट करना बिल्कुल ठीक है, हम उसमें बात भी करते रहते हैं, लेकिन वही सबको एक तरीके से डील नहीं, सबके साथ एक ही तरीके से डील नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही कह क्योंकि रहे हैं सबका आप। सिक्योरिटी आपको रिव्यू करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, जो राजीव जी ने कह दिया कि वो पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहिए था, वो सेल्फ गोल हो गया। तो इसमें एक चीज़ और है राजीव, क्योंकि मैं अजान से भी अगर उनको कोई उनकी राय हो तो जानना चाहूँगा। पंजाब एक बड़ा अलग तरह का राज्य है, बड़ा डिस्टर्ब उसका एक हिस्ट्री रहा है हाल के 2 दशक 3 दशक 4 दशक पहले तक। और आपने एक इशारा किया, एक बात कही कि स्टेटस को बनाए रखने वाली ताकतें बहुत पावरफुल हैं अभी भी वहाँ पर, और वो नहीं चाहती कि किसी तरह का बदलाव हो। जो स्थिति थी, जिस तरह का पंजाब में हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में सरकार बदलने के बाद 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो एक पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर लॉन्चर से अटैक हुआ, इसके बाद फिर वहाँ पर चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुए, पटियाले में बहुत बड़ा बवाल हो गया, और फिर हम देख पा रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला जैसे। तो एक तो ये है कि सरकार की एक अनुभवहीनता, जो इनएक्सपीरियंस्ड एटीट्यूड है, वो सामने आता है कि आपने बिना एक थॉरो इंस्पेक्शन किए, पर्सन टू पर्सन वेरीफाई किए कि भाई वास्तव में किसकी गैर ज़रूरी है सिक्योरिटी, किसकी नहीं, एक पॉपुलिस्ट मैंडेट के तहत एक पॉपुलैरिटी गेन करने के मकसद से अनाउंस कर दिया एक तरफा कि हम सबकी हटा लेंगे। तो एक तो ये कि अनुभवहीनता है। दूसरा, ये जो घटनाएं हैं, जो पटियाले की घटना हुई है, तो वो जो डिस्टर्ब हिस्ट्री रही है पंजाब की, वो हालांकि उसको बीते काफ़ी टाइम हो गया, अर्ली 90s में उसका वो ख़ात्मा हो गया था। और उसकी भी एक वजह थी, क्योंकि जो पंजाब की पूरी मिलिटेंसी या डिस्टर्बेंस थी, वो एक तरह की अननेचुरल मिलिटेंसी थी, जिसमें एक मतलब पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ था। और जैसे ही पाकिस्तान का फोकस कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ लेट 80s और अर्ली 90s में, तो पंजाब का अपने आप डाई डाउन हो गया, क्योंकि वो एक तरह की उतनी मतलब कहेंगे कि ऑर्गेनिक आंदोलन नहीं था। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो नई सरकार आई है और इसके आने से जो एक किस्म का एक फ्रिक्शन भी पैदा हो रहा है स्टेटस को इस लोगों के साथ, और दूसरा इसकी अपनी अनुभवहीनता जो पॉपुलिज्म से प्रेरित बहुत है, इन दोनों तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या तस्वीर बनती है कि आने वाले टाइम में पंजाब की जो एक उसका जो पुराना अतीत है, जो बहुत डिस्टर्ब वाला टाइम है, वो कहीं ना कहीं क्या मतलब एक नए तरह के पंजाब का खतरा पैदा हो सकता है उससे? देखिए अतुल, ये जो आपने बातें की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न भी सामने आ रहा है। और उस पे आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो पंजाब के लोग हैं जिन्होंने वो काला दौर देखा है, वो किसी भी हालत में उस तरह के दिन दोबारा कभी नहीं देखना चाहेंगे। उस मामले में तो क्लैरिटी है लोगों के बीच में कि उस तरह का दौर वो कभी नहीं देखना चाहेंगे। रही बात अब प्रेजेंट चीजों की, आप जो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में वो जो अटैक हुआ, मतलब आप कह लीजिए कि पुलिस के उस पे ही इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का अटैक होना, उससे भी इंटरेस्टिंग है पटियाला वाली घटना, जिसको आप देखिए और आप थोड़ा एनालाइज करिए तो बहुत चीजें आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, होता क्या है कि शिवसेना नाम की एक संस्था एक कॉल देती है कि हम फलां दिन को एंटी खालिस्तान मार्च निकालेंगे। ठीक है, अब पहली चीज, जो सो कॉल्ड शिवसेना है, उसका जहां तक मुझे पता लगा, उसका बॉम्बे या महाराष्ट्र की शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज, उसका खुद का कोई वजूद नहीं है पंजाब में, कोई सपोर्ट बेस नहीं। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, ऑल ऑफ अ सडन ये खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने का जो प्लान है, इसको अनाउंस करना अपने आप में बड़ा कह लीजिए कि हैरत अंगेज था। उसके बाद क्या होता है, ऑन दैट गिवन डे वो मार्च निकाला जाता है और सामने से कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स उनसे आके क्लैश करते हैं। एक चीज, अब आप देखिए, वो खालिस्तान का भी पंजाब में आज ग्राउंड पे कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत कम, मतलब कहूंगा कि बिल्कुल मिनिस्क्यूल है। जो एक, और वो भी वो लोग हैं जो खालिस्तान का केवल एक आइडिया जिंदा रखने की जद्दोजहद में फंसे हुए हैं। अभी तक खालिस्तान का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो कुछ लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं उस आइडियोलॉजी से, उस चीज से, तो बहुत कम है वो लोग। अच्छा, इस सब के बीच में आती बात यह है कि दोनों का कोई सपोर्ट बेस नहीं है और इतना बड़ा मसला हो जाता है खड़ा यहाँ पर। और उस बीच में आपने जो अनुभवहीनता की बात की है जी, जब
ऐसे एक इवेंट की कॉल दी जाती है। मतलब अनुभवहीनता पे मेरा बहुत जोर नहीं है, मेरा बहुत जोर है पॉपुलिस्ट जो ड्रिवन फैसले हैं पॉपुलिज्म से। आ रहा है कि जब आप बोलते हैं कि कोई ऐसी कॉल दी जाती है इस चीज को लेकर, तो एक प्रिवेंटिव एक्शन नाम की चीज भी तो होती है ना। जी जी। जो करनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को चाहिए और वो नहीं कर रहे, तो ऊपर से फिर सरकार किस लिए? ये एक प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और जोड़ूंगा मैं यहाँ पे। हमारे नेबरिंग हिमाचल में ऑल ऑफ अ सडन धर्मशाला में स्टेट असेंबली के गेट पे खालिस्तान का झंडा एक दिन पाया जाता है। हाँ ठीक है। और वो जो है वहां पर फिर पता लगता है कि वहां तो सीसीटीवी कैमरास भी ऑपरेशनल नहीं थे या थे ही नहीं। मतलब विधानसभा के गेट पे सीसीटीवी नहीं है? मतलब हाँ जी, जो विधानसभा जो वो है विंटर कैपिटल जो धर्मशाला बनाया और वहां विधानसभा परिसर बना है जहां विंटर सेशन होता है असेंबली का, वहां पर गेट पे झंडे पाए जाते हैं। वो एक चीज है। अच्छा, फिर हिमाचल के एमएलए को आज तक लोकल जो उनको ईमेल्स आते हैं, एक पन्नू करके एक शख्स हैं, सिख मतलब सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनके मेल आते हैं कि फला दिन को हिमाचल में हम खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। जिस तरह अभी प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी तो उससे पहले इनाम अनाउंस किया कि जो वहां झंडा लगाएगा वो ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो आप देखिए किस तरह की फोर्सेस उसमें प्ले कर रही हैं। ठीक बात है। इस सब में से लोगों का ये भी मानना है क्योंकि एक अनुभवहीन और एक नई सरकार है, और क्योंकि आप जानते हैं पिछले चुनाव में जो एक कह लीजिए कि फॉर अ ब्रीफ फाइल जो हॉबनॉबिंग थी विद हार्डलाइन एलिमेंट्स, तो वो मैसेज भी देना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहना चाहते हैं कि ये तो एक तरह से वो सरकार है जिनको सपोर्ट सेपरेटिस्ट्स की है। एक मैसेज ऐसे देने की भी कोशिश की जा रही है पंजाब। तो मतलब ट्रबल में जो फिशिंग करने वाली वो होती है कि जब समस्या हो तब उसमें अपने हित को ढूंढे जा रहे हैं जो दूसरे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी एक बड़ा रोल हो सकता है। मैं इस मौके पर अजान को लाना चाहूँगा। अजान, आप देख पा रहे हैं जो घटनाएं हैं, क्योंकि नेबरिंग स्टेट है आपका, तो क्या कुछ इससे जो घटनाएं पंजाब में चल रही हैं इससे कश्मीर में भी कुछ असर पड़ता है, या आपको लगता है कि इससे कुछ निकल कर आ रहा है? एज सच तो देखिए, मिलिटेंसी अगर हम बात करें तो दोनों स्टेट्स में कॉमन रही है। तो जो बहुत कुछ यहाँ पे जो पॉलिटिकल या सोशल डेवलपमेंट्स काफी कॉमन रही हैं पिछले 30-40 साल में पंजाब में। लेकिन अभी जो पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे हैं, जो सिंगर हैं, हाँ, उनका क्योंकि वो बताया जा रहा है कि एक गैंग इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो वैसा असर नहीं है मेरे हिसाब से। तो ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रोफाइल किलिंग्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी रिसेंटली 2-3 ऐसे नाम हैं जिनके हाई प्रोफाइल किलिंग्स कैरी आउट हुई है। बट एक मिलिटेंसी और एक गैंग रिलेटेड किलिंग में काफी फर्क रहता है और कॉन्टेक्स्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। बट अगर आप देखा जाए कि अगर जैसा राजीव जी ने बताया कि कोशिशें हो रही हैं डिस्टेबलाइजेशन की पंजाब में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे टेकर्स नहीं है खालिस्तान मूवमेंट के। लेकिन अगर आगे देखा जाता है कि ऐसी मूवमेंट पर ट्रैक्शन लेती है, तो मुझे लगता है कि जरूर बॉर्डरिंग स्टेट्स है और कश्मीर भी एक ट्रबल्ड स्टेट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जरूर हो जाएगा अगर खालिस्तान का एंगल ऐसा निकल के आता है इसके साथ। जी। शार्दुल के पास इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं चाहूँगा कि जो मूसेवाला की हत्या हुई है, शार्दुल, गैंग्स की बात हो रही है, बिजनेस रिवलरी की बात हो रही है, अभी जो ताज़ा स्टेटस है उसमें क्या निकल कर आ रहा है? मुझे खूब सारी जानकारी नहीं है गैंग्स के बारे में, पर देखिए जैसा राजीव जी कह रहे थे और आपने ही बताया, जो हत्या हुई थी वो ये जो थोड़ा विनम्रता से मतलब अपनी जिम्मेदारी को हटाने वाली बात है, इनको मालूम सब है, कुछ नहीं मालूम मुझे। कुछ नहीं पता, यही कहना बेहतर है कि हम कुछ नहीं जानते। पर विक्की बेंदु खेड़ा की हत्या में ना सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम आया था, जैसा राजीव जी ने बताया, और वो फिर ऑस्ट्रेलिया भाग गए। ये कांग्रेस से जुड़े हुए भी थे, अभी चुनाव लड़ा भी था सिद्धू मूसेवाला ने। अच्छा, तो देखिए मुझे वो नहीं पता था, लेकिन इसके पीछे आप देखिए गैंग आ गए, राजनीतिक दल आ गए, और एक चीज़ जो काफ़ी लंबे समय से पंजाब से जुड़े हुए लगभग सभी लोग बात कर रहे हैं, उसकी डिग्री पे वो लोग ये कह सकते हैं कि कितना है, ड्रग्स की परेशानी। तो जब भी ये तीनों चीज़ें मिक्स होंगी, क्योंकि ड्रग्स का पैसा बहुत ज़्यादा और अथाह आता है जहाँ भी फैलता है वो, और उसके साथ अगर राजनीति और इस तरह के गैंग जुड़ जाएंगे तो ये हितों की लड़ाई है, ये बात पक्की है। अच्छा, रैपर्स और इस तरह के सिंगर्स में अमेरिका में भी पहले बड़ा
राइवलरी चलती थी। इनफैक्ट जो उसके गाना चल रहा है लास्ट राइड, वो टूपाक शकूर का ही था। तो ये राइवलरी, अब आप देखिए कि पहले बॉलीवुड के लिए कहते थे, अब यहाँ पे भी अगर इस तरह के गैंग म्यूज़िक इंडस्ट्री में, खासतौर से क्षेत्रीय पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी सशक्त बन गए हैं और इतना इन्फ्लुएंस रख रहे हैं। अब देखिए वो बता रहे थे क्या कि एक गोल्डी बरार जो है वो कनाडा में बैठा है, हाँ। और जो दूसरा जो राइवल गैंग है उसका लीडर आर्मीनिया में बैठा है, तो अब वहाँ से वो चला रहे हैं। और तीसरा तिहाड़ में है, लॉरेंस विश्नोई जो है, हाँ, जिसने जिम्मेदारी ली फेसबुक पे, वो तिहाड़ में है। इससे आम आदमी पार्टी सरकार जो है नई, उनकी जो पुलिस से नई नई फेमिलियरिटी है वो तो पता चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम में कितनी झोल है, और ये हमें अपने हमारे दूसरे मुद्दे में भी दिखाई देगा जो हम बात करेंगे। ये काम इतना ढीला हो रहा है कि जो क्रिमिनल हैं वो आगे निकल जा रहे हैं। अब इसमें बताया गया कि ई सिम से बात कर रहे थे लोग, फ़ोन में सिम भी नहीं डालना, ऑनलाइन एक्टिविटी ये लोग बात कर रहे थे। तो पुलिस इक्विप्ड ही नहीं है इनसे डील करने के लिए। इनके पास वो असॉल्ट राइफल मिली जो भारत में सैंक्शन नहीं है डिफेंस फोर्सेस को भी। रशिया की कलेश्निकोव 74 का फिर कोई अपग्रेड है, वो शायद AN-94। तो आपको इससे लड़ने के लिए अपडेट रहना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम जहाँ भी ड्रग्स का पैसा अपराधी आता है वहाँ देखी जाती है, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका के देशों में जो बहुत बड़े बड़े कार्टेल हैं, उस तरह का पैसा यहाँ भी है। अब हम पिछले साल देख चुके हैं, पिछले साल भर में कितनी ड्रग्स पकड़ी गई अलग अलग पोर्ट्स पे इंडिया में। हज़ारों करोड़ का है और नेता पार्टियों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, उन्होंने गन कल्चर को भी काफ़ी बढ़ावा दिया था। हालांकि वो यंग थे सिद्धू मूसेवाला, लेकिन बंदूकों का, इस पर मुझे बात करना है असल में राजीव जी से भी। और अगर आपके पास कोई डाटा है शार्दुल तो आप भी रखें। बेसिकली ये अपने आप में बड़ी आयरनी है कि सिद्धू मूसेवाला को गन से बहुत प्यार था, उनके गानों में, उनके विजुअल्स में, हर जगह वो उसका प्रदर्शन भी करते थे, दिखता था। और अजीब आयरनी है कि गन से उनकी हत्या की गई और बहुत कम उम्र में, 28 साल के थे अभी वो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो डाटा के हिसाब से एक तो ये बात कही जा रही गन कल्चर, तो ये बात मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है, और मेरे ख्याल से पैनल में बैठे लोग हो सकता है इससे डिफर करें, कि पॉपुलर कल्चर को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि उसका मतलब बड़ा इन्फ्लुएंस तो होता ही है लोगों के ऊपर, जो वो चाहे ड्रग का हो, शराब का हो। जिस तरह से इन मतलब इस दौर के गानों में ड्रिंकिंग को और गन को, इस तमाम चीज़ों को इनका जो कहते हैं ना कि एक महिमा मंडन किया जाता है, लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कहीं ना कहीं उसका जो कंज्यूमर है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब लोग कहते हैं कि ये इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए, इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन लार्जर उसमें एक सोसाइटी के हित में और उसमें इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए कि पॉपुलर कल्चर से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ। और अगर वो चीज़ मतलब वो जो गन कल्चर जिसका वो जो उनके गानों में बहुत उससे दिखता था, या फिर और भी बहुत सारे पॉपुलर मतलब पंजाबी आज के तारीख के बहुत सारे ऐसे रैपर हैं जिनके हर गाने में, दूसरा गाना भी मैं नहीं कहूँगा, हर गाने में शराब, ड्रिंकिंग और इसकी, और जो ऑब्जेक्टिफाइंग है जो लड़कियों का उस तरह से कि, तो इन सब चीज़ों का वो असर होता है और वो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सिद्धू मूसेवाला का ओवरऑल अपना जो आर्ट का जो दायरा था उसमें इन सब चीज़ों का बहुतायत था, जो कि एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं लोगों के बारे में। नेगेटिव से ज़्यादा देखिए, कोई भी सेलिब्रिटी कल्चर की मतलब सेलिब्रिटी कल्चर की परिभाषा यही है कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर भी एक टाइप के लोग आ गए। बट लेकिन जैसे आपने बात की, चाहे वो मदिरापान हो, शराब पीना हो, चाहे दारू हो, या किसी भी तरह का ड्रग्स हो, जितनी भी चीज़ वैधता में है, उनके वैध होने के बावजूद भी, जैसे सिगरेट पीना भी हुआ है ना। अब 60, 70, 80 के दशक में सिगरेट का खूब विज्ञापन करा जाता था, मुझे याद है, और बड़ी शानदारी से ये सब सेलिब्रिटी करते थे, लेकिन अब वो बंद हो गया। तो ये नुआंस हमें बनाना पड़ेगा कि हर कोई उस चुनाव को करने के लिए स्वतंत्र तो है, जहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों की बात। बिल्कुल। बंदूक के साथ दिक्कत यह है, बंदूक एक तो खतरनाक चीज़ है, दूसरा गन कल्चर अमेरिका में भी फैल रहा है, उसके रिजल्ट हम देख रहे हैं। जितनी वहाँ जनसंख्या नहीं है उससे ज़्यादा बंदूकें हैं। लोग कहते हैं कि बंदूक रखने से क्या होगा और बंदूकें बंद नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोगों की राय ये होती है। अब देखिए,
कोई भी, चाहे वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, चाहे वो कोई परेशान हो, टेंशन में हो, उसके लिए या अपनी एकदम सामान्य भी हो, नहीं सामान्य तो क्योंकि ऐसे कदम नहीं उठाएगा ना, मेरा कहने का मतलब चाहे वो अपने को किसी भी तरह का परिस्थिति विशेष में कोई भी कुछ कर सकता है ना, बहुत सामान्य आदमी भी मतलब रेस में आके हाँ, फिट हाँ। में आके कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब बंदूक आपके पास होती है तो वो नुकसान की ग्रेविटी अचानक बढ़ जाती है और उसे करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है गन कल्चर के साथ। बाकी वहाँ का क्या चल रहा है वो राजीव जी शायद बताएं। राजीव और अजान से अब इस पर मैं जानना चाहूँगी, जो पॉपुलर कल्चर में जो पूरा इसका महिमा मंडन है उससे भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, या जो ये पूरी रेवलरी देखी जा रही है, आपने जैसा बताया है कि इससे पहले भी हत्याएं होती रही हैं। जी अतुल, ऐसा है कि मूसेवाला की अगर हम बात करें ना, तो वो एक बड़ी मतलब पर्सनालिटी ऑफ पैराडॉक्सेस किस्म के आदमी रहे। वो 28 साल का युवा जो एक तरफ अपने गानों में गन कल्चर को बढ़ावा देता है, और दूसरी ओर उस आदमी की कंट्रीब्यूशन है फॉर द कॉज ऑफ एनवायरनमेंट, पानी बचाने के लिए। अच्छा, अपने गांव में फ्री कैंसर डिटेक्शन कैंप्स लगाना, वो चीज है। अच्छा, पर बात जो ये महिमा मंडन की बात आप कर रहे हैं, गन कल्चर, देखिए पंजाबी सोसाइटी में इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और ये चैलेंज मतलब यहीं खत्म नहीं होता। पिछले कुछ दिनों की अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ें तो एक दो बयान आए हैं, ना सिर्फ पंजाब से बल्कि बाहर से भी, क्लर्जी के, जो ये कह रहे हैं कि युवाओं को लाइसेंस्ड वेपन धारण करने चाहिए। अब इस पे तो पूरा का पूरा एक आप चर्चा एक और भी कर सकते हैं कि इसका क्या है पंजाब की पॉलिटिक्स में या वैसे, पर देखिए और गन कल्चर का इन्फ्लुएंस कितना है। ये सिख धर्मगुरुओं की तरफ से आया था। हाँ जी, मतलब क्लर्जी की तरफ से आया है। तो मतलब अच्छा, मतलब वो कृपाण को बंदूक में बदलने को कह रहे हैं, लाइसेंसी बंदूक रखने, वेपन रखिए आप, बंदूक अच्छा। रखिए। अब ये बताइए ना कि भारत देश में क्या जरूरत आन पड़ी है इस तरह की चीज की। तो अब आप सिद्धू मूसेवाला के आप गानों के अगर आप लिरिक्स देखें तो मतलब कई तो बड़े एस्टाउंडिंग है। इस तरह एक गाना, मैं उस दिन किसी से पूछा था, मैं तो इतना ज्यादा पंजाबी म्यूजिक सुनता नहीं हूँ, बट वो गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि अब बताओ किसका किसका हिसाब करना है, जट जो है वो जमानत में छूट के आया है। मतलब वो है। अच्छा, फिर पंजाब के अंदर अब ये मतलब जैसा सिद्धू मूसेवाला की ही हम बात करें तो उनको ये था कि जिस तरह राइवलरीज, जेलसी, कई चीजें हैं, बदनामी, ये तमाम चीजें। और मूसेवाला की मतलब वही जो मैं पैराडॉक्सेस की बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब ये पहला लॉकडाउन लगा था तो मूसेवाला जो हैं वो फेस थे कोरोना अवेयरनेस कैंपेन के, उनका गीत भी और मतलब वैसे भी, और उसी समय उनका एक वीडियो सामने आता है, वो एक प्राइवेट गन यूज करते हुए आता है जी। तो देखिए मतलब दोनों चीजों में विरोधाभास कितना आता है। और पंजाब में मतलब युवाओं में एक तरह से वो फैसिनेशन फॉर वेपन्स जो है ना, वो तो बड़ी कॉमन सी चीज है। मतलब तो आप नॉर्मली जब इस तरह से आप आइकॉन्स को या मतलब स्टेट के उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई आप ऐड कर रहे हैं, कोरोना के आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं और नेक्स्ट फ्रेम में आप गन और इस तरह की चीज़ों को वो कर रहे हैं, तो ये अपने आप में भी मतलब एक गलत ही संदेश देता है कि कैसे लोगों को स्टेट प्रमोट कर रहा है या आइडॉल बना के बेच रहा है, जो कि इस तरह के मतलब वायलेंट या उसमें कल्चर में इंटरेस्टेड हैं। अजान या राजीव जी कुछ बोले, मैं दो बात बोलना चाहता हूँ। पहला है, हम सिद्धू मूसेवाला के करियर में किए गए चुनावों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी मृत्यु से हमें पूरा संवेदना नहीं है। देखिए, कोई भी माँ बाप, चाहे वो कोई भी हो व्यक्ति, अपने संतान के शव को देखना डिजर्व नहीं करता किसी भी परिस्थिति में। ये शायद जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक है, तो हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर थे इसलिए हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, ये मैंने देखा कि जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो काफ़ी लोग खासतौर से हिंदी समाचार चैनल पर बात कर रहे हैं पंजाब में बंदूकें और ये सब। तो मैंने कल आंकड़ा देखा था। हाँ, ये भी एक बड़ा मिथ है। जैसे दो तीन चीज़ें कि पंजाबियों के बारे में बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि पंजाबी बहुत शराब पीते हैं, पंजाबी बहुत गन बंदूकें रखते, तो क्या है वो सच्चाई? तो मुझे शराब का तो पता नहीं, लेकिन बंदूक मैं बताता हूँ ना तो इसके बाद मध्य प्रदेश सबसे आगे है गन रिलेटेड क्राइम्स में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और हरियाणा थे, और जो पंजाब था उसका जो एवरेज था वो राष्ट्रीय एवरेज से कम था भारत के। तो ये ज़रूर है कि आपको दिखाई ज़्यादा दे रहा हो, पर उसका ये भी कारण हो सकता है कि म्यूज़िक ज़्यादा हिट है।
पंजाबी वैसे भी मतलब काफी लाउड गिने जाते हैं। हम वो तो आप कल्चरल उसमें कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो आंकड़े हैं वो इस मिथ को गलत बताते हैं कि पंजाब में ही सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, पंजाब में बंदूकों की परेशानी है, एक गन रिलेटेड क्राइम्स है, एक दुगने तिगने से भी कहीं ज्यादा थे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। जुड़ा एक और मिथ है कि पंजाब में बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन है, जबकि पंजाब वेजिटेरियंस की संख्या ज्यादा है। जी जी, एक और मिथ है। जी जी। और जो शराब वाला मामला है उसके बारे में बताऊं तो टॉप 10 में भी पंजाब नहीं है। अरुणाचल प्रदेश टॉप करता है जहां पर लिकर कंजम्पशन के मामले में, इसके बाद तेलंगाना है और फिर सिक्किम है। सिक्किम हालांकि बहुत छोटा स्टेट है। लोवेस्ट कंजम्पशन के मामले में यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान है। हालांकि ये तीनों स्टेट पॉपुलेशन का इनका वो बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से भी ये नंबर्स में इनके कम हो सकते हैं, क्वांटिटी में शायद ज़्यादा है। अज़ान से मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर बातचीत। अज़ान, हमने पंजाब की बात की और कश्मीर के भी बारे में शुरुआत में हमने जोड़ा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट एरिया हैं, दोनों कर रहे हैं, मतलब पंजाब तो रहा है पहले, कश्मीर अभी भी उससे गुजर रहा है। तो ऐसे में जो गन कल्चर है या पर कैपिटा या पर पर्सन जो वहाँ पर गन की उपलब्धता या मौजूदगी होती है, ये चीज़ क्या सोसाइटी में, समाज में, लोगों के बीच में एक बड़ी चिंता का बायस रहती है कि इस तरह से जो उपलब्धता है या अवेलेबिलिटी है गन की, उससे कई बार जो अनवांटेड, जो गैर ज़रूरी होती है हिंसा, वो भी आकार लेती, वो भी हो जाती हैं, जबकि वो नहीं रहता, गन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो शायद कई सारे घटनाओं को रोका जा सकता था। जी, अगेन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली अभी डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे आई थिंक गन ओनरशिप जम्मू एंड कश्मीर में बाकी स्टेट्स के मुकाबले कम ही होगी, और इनफैक्ट कश्मीर के अंदर शायद जम्मू से भी कम गन। तो एक यहाँ पे, लेकिन जब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कल्चर का, कि गन कल्चर का, कि जहाँ पे ग्लोरिफिकेशन होती है गन की, जी जी, वो सब होती, तो उसमें जो पंजाब और उसमें एक फर्क है कि पंजाब में ये एक जहाँ तक हमें भी जितना मुझे एक्सपोजर है वहाँ के मास मीडिया, वहाँ पे सिंगिंग जो सीन है वहाँ पे, उसके अंदर जरूर हाँ ग्लोरिफिकेशन होती है, और एक डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन। यहाँ पे जो गन के साथ ग्लोरिफिकेशन है वो जुड़ी है, तो वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो गन के साथ हम यहाँ पे अगर गन रिलेटेड इंसिडेंट्स नहीं होते हैं, जो भी होते हैं यहाँ पे वो मिलिटेंसी के रिलेटेड बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे भी जो इमेजरी रही है, अगर आप देखेंगे 90s में, 2000s में, इनफैक्ट मेरे बचपन में भी बच्चे भी जो है सबसे पहला खिलौना गन ही मांगते हैं, और यहाँ पे देयर इज अ सर्टेन इन्फ्लुएंस जो मिलिटेंट्स फील करते हैं विद रिगार्ड्स टू देयर इमेजरी ऑन यूथ स्पेशली। तो अपील तो है उसका, लेकिन अगेन मैं फिर से यही बताऊंगा कि यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा एक ऑर्गेनाइज्ड है ये कल्चर, इन द सेंस कि यहाँ पे अगर पता है कि गन एक अच्छी चीज है, तो ये भी पता है लोगों को कि गन टारगेट किस पे करनी है, एंड देन गन का उसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे। तो इसलिए यहाँ पे लोग इतना ऑप्ट नहीं करते हैं गन्स लेने के लिए। यहाँ पे चेकिंग भी बहुत है, यहाँ पे सिक्योरिटी बीच पर हमेशा रहता है, तो एक हैसल बन जाती है। अगर आपके पास लाइसेंस भी हो तो आपको रुकना पड़ता है, बताना पड़ता है ये, और देन यहाँ पे इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर सिचुएशंस रहती है, हमेशा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है मंथ में 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स से। तो जो ट्रूपर्स चेकिंग करते हैं या ये करते हैं, तो वो भी एक इशू रहता है कि भाई अगर चेक करते वक्त निकल गया ये क्या, तो टाइम मिलेगा क्या उतना एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइसेंस। तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइसेंस होल्डर्स कम है, लेकिन ग्लोरिफिकेशन के जहाँ पे कॉमन भी है कि हाँ वहां पे भी, पंजाब में भी एक ग्लोरिफिकेशन रही है इस वायलेंस को लेके, और यहाँ पे भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके लिए मास या गानों की जरूरत नहीं पड़ी है। एक अलग है, एक जो यहाँ पे एक बोल सकते हैं एक सब कल्चर है इस चीज का, वो एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेशली वो अभी भी चल रहा है। एक चीज़ और बताइए अज़ान, क्योंकि पंजाब से एकदम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है कश्मीर का, तो कश्मीर के लिहाज से बताइए। हमने गन कल्चर के लिहाज से लाइसेंस गन की बात की, लेकिन कश्मीर के मामले में ये भी है कि बिना लाइसेंस की या ब्लैक मार्केट की जो वो है, वो बड़ी उस अवेलेबिलिटी की बात कही जाती है कि वो आसानी से उपलब्ध होती है, क्योंकि मिलिटेंसी का एरिया है, एक थर्ड कंट्री का भी इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी वजह से
जो गन है या इस तरह की चीज़ें हैं वो पम्प भी की जाती हैं, पुश भी की जाती बिल्कुल। हैं। तो वो किसी तरह की कश्मीरी सोसाइटी में उसको लेकर एक बड़ा कंसर्न है कि अगर इतनी आसानी से अवेलेबल होंगी बच्चों को तो फिर बड़ा मुश्किल होता है रोक पाना। अगर नहीं, ये एक जो आपका कंसर्न है, ये बिल्कुल जो आपने पॉइंट किया है, ये एक वक्त में बिल्कुल रेलेवेंट था, क्योंकि हमने जो मिलिटेंट्स के फेजेस कश्मीर के अंदर देखे वो बिल्कुल डिफरेंट रहे। जो आज 2022 की इंसर्जेंसी है वो 2019 से डिफरेंट है थोड़ी सी, और वो 2016 से डिफरेंट। तो यहाँ पे जो हमारी पुलिस से बातचीत रहती है, तो उनका ये कहना है कि जो गन का पुलिस का ये कहना है कि जो गन सप्लाई होती थी पाकिस्तान के थ्रू या एलओसी के थ्रू, जहां से भी गन्स आ रही थी, उसका जो है फ्लो पिछले कुछ सालों में कम रहा है। इसके पीछे बहुत सारे वजह हैं। एक तो एलओसी की स्ट्रेंथनिंग भी हुई है, और दूसरा चीज है कि पाकिस्तान में कहीं ना किसी क्वार्टर्स में ये एक एहसास हुआ है कि नहीं, इंसर्जेंसी जो है, गन्स हमें नहीं, कश्मीर को खुद ही जो भी करना है वो वहां पे जो उनके लीडर्स, कश्मीर बेस्ड लीडर्स हैं, तो वो एक जो है इसलिए यहाँ पे जो है ना, जो आप बता रहे हैं कि जो एक डिमांड ऐसा जो ये है, थोड़ा सा वो बेसिकली गन का जो मिलिटेंट्स के पास भी, जो अगर आप देखा जाएगा, जो कोई कभी कभी किसी एनकाउंटर में बड़ी गन पाई जाती है, फॉरेन मेड है, तो उसका काफी बड़ा यूज बन जाता है। एक वक्त पे यहाँ पे बहुत ही आम थी फॉरेन वेपन्स, जी जी। यंगस्टर्स के पास फॉरेन वेपन्स। आज वैसा नहीं है। आज इनफैक्ट अगर आप डेटा उठा के देखा जाए तो बहुत सारी जो स्नैचिंग्स जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो लड़के मिलिटेंट बनना चाहते हैं, उनको एक वेपन स्नैच करना पड़ता है, एक सीआरपीएफ वाले से, एक पुलिस वाले से जो ऑन ड्यूटी होगा, तो वही मिलिटेंट रैंक ज्वाइन कर पाता है। विदाउट अ वेपन, उसको वेपन मिलिटेंट ग्रुप देते नहीं आप। अच्छा। तो एक एक्यूट जो बोलते हैं कि शॉर्टेज भी है मिलिटेंट्स के बाद, इसके ऊपर काफी स्टोरीज हो भी चुकी है। लेकिन अगेन, जैसा आपने बताया कि ये एक थर्ड कंट्री का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो जब वो सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे तो वो सप्लाई बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। डिपेंडिंग ऑन बेसिकली व्हाट दे वांट, सॉरी, कि वो क्या चाहते हैं यहाँ पे कैसे हालात हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं उसमें, और उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह के हालात बनते हैं कश्मीर में। हम कश्मीर पर ही आना चाह रहे थे, जो कि ताज़ा वाक़या है। पिछले कुछ दिनों में कई लोगों के टारगेटेड किलिंग हुई है, कुछ कश्मीरी पंडितों की भी हुई है। हमारी जानकारी में एक चीज़ ये भी आई है अजान, हमने पिछले हफ्ते भी इस पर बात की थी कश्मीर के हालत पर, लेकिन फिर भी हम जानना चाह रहे हैं, क्या ये जो हत्याएं हैं या ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, ये केवल कश्मीरी पंडित या फिर केवल हिंदुओं की हो रही है, या और भी लोग हैं मारे जा रहे हैं इसके चपेट में? क्या केवल चुनिंदा खबरें आ रही हैं, बाहर भेजी जा रही हैं या मीडिया उसको दिखा रहा है, या फिर कुछ और भी इसकी कोई तस्वीर है? जी, असल में ये काफी लेयर्ड है थोड़ा सा। ये बेसिकली यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ के अंदर किलिंग्स जो है वो लोकल और नॉन लोकल्स की हो रही है। हमारा जो कश्मीर रिपोर्टर्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे रहता है, बेसिकली ये लोकल और नॉन लोकल है। अच्छा। अब जो रिसेंट जो कल की किलिंग है वो नॉन लोकल की, एक राजस्थान से एक बैंक मैनेजर थे विजय, उनकी किलिंग हुई। तो जो लोकल और नॉन लोकल में सॉरी और लोकल्स की भी किलिंग आज, उससे पहले एक लोकल की जो जम्मू से थी, कश्मीर की नहीं, वो टीचर थी, उनकी किलिंग हुई। तो अभी कुल मिला के मैं बताऊं, जो पुलिस का डेटा है उस हिसाब से 19 किलिंग्स हो चुकी है। सिविलियन किलिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, ये पुलिस और वो इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। 2022 में जी, उसके अंदर बहुत लोकल भी है, नॉन लोकल भी है। कल भी एक नॉन लोकल की डेथ हुई है दिलकुश नाम के। तो उसमें से, लेकिन अगर आप बताना चाहें कि जो रिलीजियस जो ये है, उसके अंदर करीब 13 मुस्लिम हैं और बाकी के 6 जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं ज्यादा अब इंडियन टीवी जो न्यूज चैनल है मैं वो एक्सेस नहीं करता हूँ, क्योंकि वो देख के तो इंसान मिसइन्फॉर्म नहीं रहता है ज्यादा। तो इसलिए वो मुझे नहीं पता है कि बाहर एग्जैक्टली क्या खबर आ रही है। लेकिन जैसे मैं आप एक वाकया सुनाऊंगा, मैंने इनफैक्ट अभी ट्वीट भी किया उसके बारे में कि मैं सुबह एक ट्रांजिट कैंप में गया था कश्मीरी पंडित से मिलने। तो मैं जब वापस आ रहा था अपनी गाड़ी लेके, तो एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो बाहर से ही थे जर्नलिस्ट, तो वो मेरी गाड़ी मुझे दिखा के बोल रहे हैं कश्मीरी पंडित निकल रहे हैं, एक ही करके निकल रहे हैं। तो वैसा भी सीन नहीं है, लेकिन फैमिलीज निकली है। कल ही हमने स्टोरी की, एक संजय टिकू जी है यहाँ पे, वो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के हेड है। वो यहाँ पे रहे हैं, वो
कश्मीर छोड़ के नहीं गए थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से करीब 165 फैमिलीज जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उन्होंने अपनी फैमिलीज को कश्मीर से निकाल के जम्मू लिया है। लेकिन अभी भी करीब 8-9,000 फैमिलीज है यहाँ पे जो अभी भी रह रही हैं। तो अब अगर इस चीज को, मैंने वही इस पे लिखा था कि थोड़ा सेंसिटिवली इस चीज को कवर करना रहता है, क्योंकि आप एक अगर एक बाइज्जत न्यूज चैनल है तो आप लोकेशन के बाहर रह के नहीं बोल सकते कि एक बंदा यहाँ से निकल रहा है, बिकॉज ये सेंसिटिव एरिया है, कोई भी टारगेट बन सकता है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली करना है। मुझे नहीं पता है कि अभी कवरेज बाहर कैसी है, बट जहां तक रिकॉर्ड रहा है ऑब्वियसली ठीक होगी नहीं। ये महत्वपूर्ण बात अजान जो कह रहे हैं, इसको बहुत उससे समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो मीडिया है कैसे इस पूरे प्रॉब्लम को एग्जैजरेट कर रहा है, कॉम्प्लिकेट कर रहा है, जिसको कहते हैं कि बहुत ही देसी एक कहावत है ना कि आटे में रेत मिला के सान देना, वो हालत हो गई है कि आंकड़ा इन्होंने बताया कि 13 मुस्लिम और 6 नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यक मारे गए हैं। तो इसमें इसको इस नज़रिए से देखिए कि आप ये मीडिया या जो सो कॉल्ड मीडिया है पूरे देश का, वो केवल जब कोई कश्मीरी पंडित या हिंदू मारा जाता है उस चीज़ को जिस पैमाने पर दिखाता है, ये बाकी लोगों की मौतों को उस पैमाने पर नहीं दिखाता और सारे लोग उसका शिकार हो रहे हैं। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा इसका ये पहलू है कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका राजनीतिक घटनाक्रम, उसका राजनीतिक निहितार्थ क्या है। आपकी हालत में देखेंगे जैसा कि अजान बता रहे हैं, बल्कि मैं अजान से पहले एक बार इसको तस्दीक ही कर लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ग्राउंड पे हैं तो वो बताएं कि क्या फिर से इस घटनाओं में तेज़ी आने के बाद, टारगेटेड किलिंग की घटनाओं के बाद, क्या वहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए हैं? फिर से कश्मीर वैली से लोग वापस जम्मू की तरफ और दूसरे हिस्सों की तरफ जाने लगे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जैसा कहा कि अभी इनके जो आंकड़े हमें मिले हैं 165 फैमिलीज निकल चुकी हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो इसमें भी एक थोड़ा डिफरेंशिएशन ये है कि बहुत सारे जो यहाँ पे है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जो कश्मीरी पंडित्स हैं, और कश्मीर जम्मू के जो हिंदू पॉपुलेशन भी है उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इनकी पोस्टिंग्स यहाँ पे पोस्टेड है कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पे। और सबसे ज्यादा जो हम सुन रहे हैं जो रूरल एरियाज में, जहाँ पे ज्यादा मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज है, आप कुलगाम ले लीजिए, शोपियान ले लीजिए, या नॉर्थ कश्मीर में कुछ जगह ले लीजिए, उन लोगों से उनका ज्यादा कंसर्न है कि हम लोग एक ऐसे एरिया में जहाँ पे दूर एरिया है, जहाँ पे सिक्योरिटी प्रेजेंस थोड़ी सी कम है बनिस्बत श्रीनगर के या बाकी जो टाउनशिप्स है, और ऐसे ऐसे गाँव में जहाँ पे टाइम लगता है पुलिस को भी रिस्पॉन्ड करने में, सीआरपीएफ को भी रिस्पॉन्ड, उनका ज्यादा कंसर्न है कि हम यहाँ पे पोस्टेड है और वो ज्यादा थ्रेट पे है बेसिकली। तो वो लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। और एक और चीज है अतुल जी, मैं ये वाज़ेह थोड़ा करना चाहता था कि जो फैमिलीज निकली हैं ये इमीडिएटली इस किलिंग से या इससे पहले वाली किलिंग से नहीं हुई, ये कुछ 1-2 महीने से ये निकल रही है। ऐसा नहीं है कि 165 फैमिली रातों रात निकल गई। तो ये कुछ फैमिलीज निकल रही हैं, कुछ लोगों का एलोकेशन हुआ है वापस रिलोकेट, एज इनकी डिमांड है कि उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट जगहों पे रिलोकेट किया जाए। कुछ लोगों का रिलोकेशन हुआ है, गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है कि हम इनको सेफर एरियाज में, सो कॉल्ड सेफर एरियाज में रिलोकेट करें, वो भी हो रहा है। लेकिन जिनका नहीं हो पा रहा है वो अभी फिलहाल बाहर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि मास माइग्रेशन एक हो गई क्योंकि विजुअल्स आ रहे हैं कि सब लोग निकल रहे हैं, वैसा भी नहीं है। अगेन ये नंबर गेम नहीं है, तो अगर 5 पंडित भी निकल रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लम है, 10 निकल रहे हैं या पूरे निकल रहे हैं, इट इज आई कंसिडर सबको ही एक स्कैरी सिचुएशन है। तो लेकिन ये है कि इन्होंने हमें जो रिपोर्टर्स है ग्राउंड पे उनको थोड़ा ये आ रहा था कि वो 36 घंटों का डेडलाइन दिया था कि सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको रिलोकेट किया जाए, और अगर वो नहीं होता है तो वो मास माइग्रेशन करेंगे। तो ये आज लेकिन काफी पुलिस प्रेजेंस है, काफी पैरामिलिट्री प्रेजेंस है ट्रांजिट कैंप्स के बाहर। तो कुछ कैंप्स में कंप्लेंट्स है कि उनको जाने नहीं दे रहे हैं, कुछ में बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं रोक रहे हैं। तो एक सिंपल आंसर नहीं है तो इसका कि कल कुछ खबरें आई, हमारे एक रिपोर्टर वहां पर हैं अभी श्रीनगर में ही, उन्होंने हमें बताया कि जो कॉलोनीज थी हैं कश्मीरी पंडितों की, और उसके बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और जो लोकल पुलिस है उसने लोगों को निकलने से रोक दिया है, और उसकी वजह से कुछ कश्मीरी पंडितों कॉलोनीज के लोगों में और पुलिस में झड़पें भी हुई हैं। और ये वो झड़पें हैं जो कि जिनका ये कहना था कि वो किसी भी हालत में श्रीनगर से निकलना चाह रहे थे। मेरा इशारा ये है कि सरकार का सारा जोर हेडलाइन मैनेजमेंट पे है। हेडलाइन मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि
लोग अगर वहाँ से जाते हैं, ये खबरें मीडिया में आती हैं, तस्वीरें आती हैं, तो ये जो जिस सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे भाई 370 के बाद की भाई मिलिटेंसी ख़त्म हो गई या और तमाम चीज़ें, कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो गया, करप्शन ख़त्म हो गया, टेररिज्म ख़त्म हो गया, इन सब चीज़ों को के लिए बहुत बड़ा आघात है। तो उन कश्मीरी पंडितों को जिनके नाम पर पूरे देश में 30 साल से एक पॉलिटिक्स होती रही, अब उनको डंडे के दम पर उनके हर कंसर्न को यहाँ पर देखा जा रहा है। जैसे मैं एक बीजेपी स्पोक्स पर्सन की बात सुन रहा था और वो कह रहे थे कि ऐसे थोड़ा ही ना होता है, उनको वहाँ रहना चाहिए, ऐसे भाग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अरे भाई ये बात बीजेपी का प्रवक्ता आज कह रहा है और 30 साल से ये लोग इसको भुनाते रहे कि उनके सामने अगर आप मरने का विकल्प छोड़ेंगे तो कोई क्या करेगा, और ये आज भी उतना ही बड़ा सच है। कौन से प्रवक्ता थे? मैं उनका नाम लेना यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता थे और वो बोल रहे थे और कहीं और नहीं, वो एनडीटीवी पे बोल रहे थे। अच्छा, हाँ, देखिए इसके अंदर भी इसमें भी एक देखिए प्रिविलेज भी है। जब यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी शख्स है जो बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, चाहे वो बीजेपी से चाहे किसी और पार्टी से हो, तो उसके जब भी वो मूवमेंट करते हैं तो पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। उनके लिए बहुत ईजी है मूव करना और ये बोलना कि बाकी लोग यहाँ पे क्यों नहीं रह रहे। तो वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, जब वो आते हैं एक सिक्योरिटी कवर में आते हैं, सीआरपीएफ होती है, पुलिस होती है, एक कैरवान चलता है, सबको ये प्रिविलेज नहीं है ना कि हम बाकी सब लोग कश्मीर पंडित्स हैं, हम सब लोग हैं, हम लोग को नॉर्मल लाइफ भी कैरी करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेना है, बाहर रोड पे जाना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि जो भी ये बोल रहे हैं उनको चाहिए कि ये चीजें भी कंसिडर करें। शार्दुल, देखिए, तो हम बात कर रहे थे अभी पंजाब की, उससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट था मैं वहीं से शुरू करूंगा। इसमें आपको फिर से सरकार की और प्रशासन की नीतियों की विफलता दिखाई देती है, नीतियों की विफलता दिखाई देती है। और दूसरा, मतलब दूरदर्शिता की कितनी कमी है हमारे प्रशासन में, अधिकारियों में। इस समय जो मैं टीवी पर ही देखा पिछले कुछ दिनों में, 10-10 सालों से जो लोग वहाँ रह रहे थे, यानी पूरा ये भाजपा मोदी सरकार के आने से पहले से 10-11 साल से जो लोग वहाँ दूसरे प्रदेशों से काम कर रहे हैं, वो भी निकलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये सरकार और प्रशासन का इंटेलिजेंस के लेवल पर फेलियर है। रही बात अल्पसंख्यकों की, वहाँ के कश्मीरी हिंदुओं की, तो ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो दोनों विरोधी पक्ष जो हैं, जो अलगाववादी या उनके समर्थक हैं, या सरकार, चाहे वो जो भी सरकार रही हो, और प्रशासन, वो उनके बीच में जैसे दो पार्टों के बीच पिसता हुआ घुन है वो दोनों तरफ से। अभी सरकार चाहती है कि उनकी इमेज अच्छी बनी रहे तो वहाँ रुके रहें। भाई, नीति के लिए आप किसी को जान गंवाने के लिए कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, ये तो समझ ना आने वाली बात है। फिर बीच में खबर आई थी कि वो कई लोग सीईओ के पास गए, एसपी के पास गए, मदद की गुहार लगाते रहे, तो उसमें कोई अपडेट नहीं मिला समय से। तो जैसा अभी अजान ने बताया कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो पूरी सिक्योरिटी रहती है, तो ये जो ढिलाई हुई है, ये इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। अच्छा, कड़ी निंदा कड़ी निंदा, हाँ, दिमाग से शब्द निकल गया था, कड़ी निंदा की जानी चाहिए। पर अगर आप कुल संख्या को देखें, जो हर साल अटैक होते रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के इलाके में, चाहे वो सुरक्षा बलों पर हो, चाहे वो सिविलियंस पर हो, चाहे वो प्रशासन के लोगों पर हो, उसका एक पूरा ट्रैक रखा जाता है। तो और ये मरने वालों के परिवारों और उससे उनका दुख कभी कम नहीं होता, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से इस साल बहुत कम ये हुआ है। जो संख्या अजान ने बताई 19 की सिविलियंस में, ये काफ़ी कम है। पिछले साल ही मेरे ख्याल से 70-80 के आसपास थी पूरे साल में, और देखिए 5 महीने लगभग ख़त्म हो गए, 6ठा महीना शुरू हो गया। तो ये भी है। इसका एक और कारण सुरक्षा मामलों से जुड़े हुए जो जानकार हैं उसको देखते हैं लगातार, वो बताते हैं कि जो आतंकवादी संगठनों के लिए रिसोर्सेस बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अब आ नहीं पा रहे इतने सीमा पार से, और उन्हें इतने अच्छे से ट्रेनिंग के लिए भेजा भी नहीं जा रहा। तो ये छोटे छोटे स्लीपर सेल जैसे हैं, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, थोड़ी बहुत गोली चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इसीलिए इतनी जल्दी ये पकड़े भी जा रहे हैं, क्योंकि ये यंग टीनेजर्स हैं जिन्हें उतनी ट्रेनिंग नहीं मिली। अब इसकी सारी बात का लब्बो-लुआब ये है कि सरकार ने इतने बड़े बड़े कदम उठाए, वहाँ कर्फ्यू जैसी स्थिति रखी, और ये दिखाने की कोशिश। आप 2 साल तक वहाँ पर इंटरनेट नहीं देते हैं लोगों को, नहीं, लोग घरों में बंद हैं। मतलब हम कोरोना की वजह से परेशान रहे, उनका तो पहले ही शुरू हो गया था। इतने लंबे समय तक आप घर में बंद रहे तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, इस सब के बावजूद भी, कि बार बार वहाँ पे कश्मीर में अल्पसंख्यकों के साथ, चाहे वो सिख हों या हिंदू हों, जिस तरह से उनका एक्सक्लूजन होता है, क्योंकि बहुत लोकल लोग भी बता रहे हैं कि उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं।
ये वहाँ के प्रशासन सरकार पर तो है ही, कहीं ना कहीं जो समाज के जागरूक लोग हैं उन पर भी सवाल खड़ा करता है कि इस चीज़ पर काम अब 30 साल बाद भी, अब तो पता है कि आपकी इमेज कैसी बनी है, उसके नुकसान क्या हुए और लंबे समय के राजनीतिक और सामाजिक नुकसान क्या हुए बाकी लोगों की नज़रों में, तब भी वो रुकता नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक चीज़ है। ठीक है अजान, ये जो शार्दुल इशारा कर रहे हैं उस पर मतलब बतौर पत्रकार आप भी देख रहे होंगे, क्या ऐसा है कि मतलब अलगाववाद तो एक है कि भाई पॉलिटिकल उसका भी रिप्रेजेंटेशन है और लोगों के अंदर भी उसका समर्थन होगा, पर क्या ये चीज़ लोगों के अंदर है कि ये जो हो रहा है आम लोगों के साथ हो रहा है, जो सिटीजन्स के साथ हो रहा है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ, ये नहीं होना चाहिए या ये गलत है, ये चीज़ लोगों के अंदर वहाँ पर है, या फिर इस पूरे जो आप मोमेंट कहिए या पूरा जो अलगाववाद का जो हिस्ट्री है इसमें, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा या इसका अंडरटोन कहिए वो रिलीजन से ड्रिवन है? जी नहीं, देखिए जो आम लोग हैं ऑब्वियसली सब लोग ही कंसर्न्ड है। जैसा मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे पहलू है कि लोकल्स भी है, नॉन लोकल्स की किलिंग भी हो रही है, मुस्लिम्स की भी हो रही है, नॉन मुस्लिम्स की भी हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे कोई ऐसा एक तबका है जो बिल्कुल अनटच्ड है कॉन्फ्लिक्ट से, सबको ही इफेक्ट होता है। तो जब कंसर्न होता है, जब किलिंग्स होती है तो सबको ही कंसर्न होता है कि भाई क्यों हो रहा है ये। लेकिन हाँ देखिए लास्ट 2-3 साल से जो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन रही है उसके तहत काफी डर घुस चुका है लोगों में, इन अ सेंस कि बहुत सारे लोगों को पीएसए के अंदर अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, बाहर जेल भेज रहे हैं, जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए हैं। तो एक थोड़ा सा एक ओपिनियन अपनी बाहर रखना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए अगर आप अपने जो आपके फ्रेंड्स होंगे मीडिया फ्रेटर्निटी पे, टीवी जर्नलिस्ट होंगे स्पेशली, वो आपको बोलते हो कि भाई वहां जब जाते हैं तो बहुत मुश्किल रहता है लोगों को कैमरा पे ला के बात करना। और जी जी वो सिर्फ इसलिए है कि भाई हमें पता नहीं कि रैमिफिकेशन क्या होगा इस चीज का, लोकल पुलिस से या किसी और एलिमेंट से। तो कॉन्डमनेशन अगर आप देखें तो बहुत कम है। उसकी वजह ये भी है कि अब कॉन्डमनेशन अगर करनी भी है तो जैसा आप लोग बता रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना है, मिलिटेंट ग्रुप्स को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को भी एट सम पॉइंट आपको करना है। तो लोगों को वो भी डर है कि भाई अगर हम फिर से कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे तो फिर वो भी मसला है। तो बट कंसर्न है, लोगों के बीच कंसर्न है। मैं जहां पे भी जाता हूँ लोग बोल रहे हैं कि हालात खराब हो रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं। और क्योंकि सिर्फ देखिए एक किसी फैमिली की किलिंग, किसी फैमिली मेंबर की किलिंग होती है, सिर्फ वही नहीं होता है, एक इसमें एक रिपल इफेक्ट होता है। सिक्योरिटी बढ़ती है, चेकिंग बढ़ती है, आपको क्वेश्चनिंग बढ़ती है, हड़ताल का खतरा रहता है, मतलब सिमिलर अटैक्स का खतरा रहता है। तो सोसाइटी जो है पूरी इफेक्ट हो जाती है। अगर एक किलिंग भी हो, 2 किलिंग भी हो, सोसाइटी इफेक्ट हो जाती है। बट क्योंकि यहाँ पे अब एटमॉस्फेयर थोड़ा सा एक डिफरेंट रहा है पिछले कुछ सालों में, तो ये शायद सोशल मीडिया पे आपको ये नहीं दिखेगा कि हाँ जी लोग खुलेआम ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं गलत है ये। तो बट आई पर्सनली थिंक जहाँ पे मैं जिन क्वार्टर्स में जाता हूँ, जिनसे मुलाकात करता हूँ, तो सब लोगों को कंसर्न है कि हालात जो है दिन ब दिन बिगड़ ही रहे हैं। बिल्कुल। मैं हमारे साथ बहुत देर से राजीव भी हैं। राजीव, आपका क्या मानना है, ये जो पूरा कश्मीर के ताज़ा हालात बने हैं जिसमें एक बार फिर से 1990 और 89 की स्थितियां दिख रही हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि कायदे से इस समय मतलब इसको थोड़ा और भी अलग तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन मैं इसको मेरे पास उस तरह के शब्द नहीं हैं कि ये जो सरकार है इसका ये दावा था कम से कम कि कश्मीर पे इनकी जो सियासत है बहुत पुरानी है और ये आज़ादी के बाद से चल रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया और उनकी मौत इनफैक्ट कश्मीर के ही आंदोलन का नेतृत्व करते समय हुई थी। और उसके बाद से लगातार कश्मीर को लेकर एक बड़ा उनके पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। कायदे से ये समस्या ख़त्म हो जानी चाहिए, इसके बावजूद लोग पलायन कर रहे हैं। तो इसकी वजह हमने पिछली बार बात की थी कि एक तो ये है कि कश्मीर का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है रुका हुआ है पिछले 3-4 सालों से। आपने उसका स्टेटस डाउन कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया, उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। इस सब के बाद भी वहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस था, जो वहाँ की विधानसभा है, जो वहाँ का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, उस प्रक्रिया को अभी भी रोका गया है। तो इस पूरे हालात ने मिलकर जो समस्या पैदा की है, वो लगता है कि इनकी कोई नीयत भी है कश्मीर जैसी समस्याओं को सुलझाने की, या इनके अंदर इतनी उस तरह की दूरदर्शिता या क्षमता भी है कि इसको सुधार पाएंगे? जी अतुल, आपने जो कहा मतलब मैं बहुत हद तक आपसे बिल्कुल सहमत हूँ।
देखिए, कश्मीर की ट्रेजेडी जो है, चाहे हम आज से 30 साल पहले जाएं या उससे पहले भी जाएं, इस पूरी ट्रेजेडी को हमको एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी की तरह देखने की जरूरत है, ना कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी, कश्मीरी पंडित, मुस्लिम या व्हाटएवर, जो भी इस तरह से सेग्रीगेट करके हम नहीं उसे देख सकते। या फिर हाँ, जो सरकार का एक नजरिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के तौर पर इसे देखा जाए। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं, वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। मतलब आप जब तक ईच एंड एवरी विक्टिम को आप पहली चीज अपने सिटीजन के तौर पे नहीं देखेंगे और दूसरा उसको एक इंसानियत के नजरिए से नहीं देखेंगे, तब तक ये समस्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी। हम सब जानते हैं कि देखिए, अब जिस तरह कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित का इशू 91 का अपने जिस तरह की पॉलिटिक्स बुनाई गई उस पर, हम सब जानते हैं किस तरह बीजेपी ने उस पॉलिटिक्स को बुनाया है। पर साथ में एक चीज और भी है कि मेजॉरिटी पंडित जब माइग्रेट कर रहे थे 91 से, उसके बाद मेजॉरिटी में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसने भी तो बहुत बड़ा प्राइस पे किया है। कश्मीरी पंडित के साथ साथ कितनी मौतें वहां पर हुई हैं, होती चली आ रही हैं। सबको हमको एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरह देखने की जरूरत है। दूसरी चीज आपने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस का रुक जाना। देखिए, अब ये जो पिछले 2-3 साल के घटनाक्रम है, जब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंक्शनल रही हैं, सरकारें बनाई हैं, एक तरह से मार्जिन पे धकेलने की बात आ जाती है ना, तमाम जिस तरह के भी कृत्य किए जाते हैं, तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तमाम चीजों को आप मतलब केवल एक इलेक्टोरल गेन्स के लिए, या मैं कहूंगा कि आप एक कश्मीर का मुद्दा देश के बाकी हिस्सों में पॉलिटिकली भुनाने के चक्कर में रहें, और जबकि वहां की समस्या को जिस तरीके हैंडल करना चाहिए वैसे ना किया जाए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है ये। और मतलब हम लोग कश्मीर से बाहर रहते हुए भी ये चीजें समझ सकते हैं। जिस तरह अभी बता रहे थे कि भी लॉकडाउन वहां पर जो रहा, इतने समय आदमी घर के अंदर बंद रहे, इंटरनेट बंद रहे, कनेक्टिविटी टूटी रहे, क्या बीतती है उस कम्युनिटी पे। समझिए, यहाँ तो जब कश्मीरी का जब लॉकडाउन लगा था पहले 370 हटाने के बाद, तो जिन लोगों ने केवल इतना सवाल उठाया कि कश्मीरी की मेंटल हेल्थ पे कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको लेकर ही बहुत बड़ा बवाल हो गया था। तो आप सिर्फ ये हेडलाइन मैनेजमेंट या आप कहिए कि इलेक्टोरल गेन्स को ना देखते हुए, जब आप कहते हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, तो उसे ट्रीट भी भारत के एक अभिन्न हिस्से की तरह ही कीजिए, तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। जी अतुल। शार्दुल जी, राजीव ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं वही कहना चाहता भाई, जैसे हम अपने स्टेट में जब अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के खिलाफ कितना कुछ बोलता है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, हम उसके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। तो अगर हम कश्मीर को सही में भारत का हिस्सा मानते हैं तो हमें उसे ऐसे ही देखना पड़ेगा, उसको आप दो हाथ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज़, भारत की जनता ने बार बार लगातार ये साबित किया है कि वो ईमानदारी से सरकार के गए प्रयासों को ना चुनाव में रिवॉर्ड करती है। आपका रिजल्ट भले ही ना निकले, लेकिन आपकी कोशिश तो ईमानदार दिखे। ये बार बार हुआ है। जम्मू कश्मीर की कोशिशों में ईमानदारी दिखाई नहीं देती, पारदर्शिता दिखाई नहीं देती। आप कह कुछ रहे हैं, लेकिन जिन्हें आप रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, वो भी तो परेशान हैं आपकी नीतियों से, आपकी उदासीनता से। भाई, सिस्टम की उदासीनता हर जगह सबसे बड़ी परेशानी है, और कश्मीर में वो सबसे ज़्यादा दिखती है। आप एक हद तक उस आखिरी जो टीनेजर हो या शुरुआती 20 साल में, 20s में अर्ली हो, जो इंटरनेट पे इन्फ्लुएंस हो गया, जो लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी ये गलती जरूर है कि वो हिंसा की तरफ गया, उसकी निंदा भरपूर होनी चाहिए। लेकिन उसके पास अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी परेशानियों को आउटलेट क्यों नहीं था किसी भी लेवल पर, ये भी सोचना चाहिए। वो कैसे सिड्यूस हो गया इंटरनेट के इस प्रोपेगेंडा से। और तीसरी या किसी भी प्रोपेगेंडा से। तीसरी और आखिरी बात जो मैंने बात कही कि जैसे हम अपने स्टेट में करते हैं, वैसे ही अगर ये डर है कि कोई आतंकवादियों के कदमों को भी, बहुसंख्यक समाज भी वहाँ का कश्मीर, डर की बात है, तो ये भी तो इंटेलिजेंस का ही फेलियर है। आपको ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जिससे उनकी आवाज़ बढ़े और दिखे। अगर कुछ रैग टैग आतंकवादी इंडियन स्टेट को, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाना पसंद करते हैं, 7वां सबसे बड़ा एरिया में, दूसरे सबसे बड़े पॉपुलेशन में, तो ये स्टेट का भी फेलियर है। तो ये कलेक्टिव फेलियर है, जैसा राजीव ने कहा। ये एक बड़ी समस्या है जो अभी जो चल रही है। अजान से मैं उस पर कमेंट चाहूँगा कि जैसा अजान ने भी कहा कि ये जो चल रहा है, करंट जो प्रॉब्लम चल रही है, ये आज से 2016 की प्रॉब्लम थी, या उससे पहले जो स्थितियां थी, या 2008 और उससे पहले 90s की भी अगर बात करें तो उससे एकदम डिफरेंट है। क्योंकि अभी क्या है कि ये
बहुत रैंडम किलिंग हो रही है। आपके पास कोई पता नहीं है या इसको पता लगाने का कोई बहुत पुख्ता मैकेनिज्म नहीं है कि अगला निशाना कौन होगा। कोई भी चलता फिरता हो सकता है, बस उसकी आइडेंटिटी उस समय पे महत्वपूर्ण है। वो कोई कश्मीरी पंडित हो सकता है, वो कोई बाहरी कश्मीर से बाहर का आदमी हो सकता है, वो कोई कश्मीरी मुसलमान हो सकता है जिसके ऊपर ये शक हो कि भाई वो हमारी भाषा नहीं बोलता, या सरकारी मुलाजिम हो। तो बस इतनी ही पहचान काफ़ी है उसके मारे जाने के लिए, और वो रैंडम है, मतलब कहीं से भी कोई आके मार सकता है। तो ये बहुत ही एक मतलब कहें कि क्योस वाली सिचुएशन है, अराजक की स्थिति है कि जिसको टैकल करने का तमाम आधुनिक इंटेलिजेंस टेक्निक ये वो सब के बावजूद तरीका नहीं है। ये डर पैदा करने के का बहुत आसान तरीका नहीं है, जो कि हमने बहुत ऑर्गेनाइज मिलिटेंसी के दौर में देखा। उससे कहीं ज़्यादा आसान तरीका है कि आप ऐसे 10 रैंडम नए चेहरों को बंदूक लेकर भेज दें और वो लाख लोगों के अंदर पैदा कर देगा, क्योंकि लाख लोगों को पता नहीं है कि वो कब निशाना बन जाएंगे, अगला नंबर किसका है। अजान जी, अब बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन पता है इसमें ये क्या है कि ये रैंडम भी है और नॉन रैंडम भी है। रैंडम इन द सेंस, जैसा आपने कहा कि जो आपने कैटेगराइज किए लोग, इसमें से कोई भी निशाना बन सकता है। लेकिन ये क्योंकि हम आमतौर पे अगर आप देखेंगे मीडिया में भी हम लिखते हैं कि टारगेटेड किलिंग्स हैं। तो टारगेटेड इसलिए है कि इसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर जैसे विजय कुमार का हम सुनने में आया कि वो जैसे ही ज्वाइन किया कुछ ही दिन के बाद ही, शायद 5 दिन के अंदर ही उनकी किलिंग हुई। तो एक नेटवर्क यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, चाहे उसको आप बिल्ट-इन नेटवर्क बोलें, चाहे आप जो आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है। जी, तो वो बिल्कुल तो वो भी एक नेटवर्क क्योंकि यहाँ पे अगर काउंटर इंटेलिजेंस का नेटवर्क है तो उसके काउंटर इंटेलिजेंस के भी काउंटर एक नेटवर्क है जो ऑपरेट करता है, जिनको पता रहता है कि मूवमेंट कहाँ है, क्यों आ रहे हैं लोग, कैसे आ रहे हैं लोग, कहाँ के लोग आ रहे हैं, तो उनको भी आइडिया है। हाँ, उसके बाद जो है कि विजय कुमार स्पेसिफिकली क्यों टारगेट किया गया, या अमरीना भट्ट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी उसको क्यों टारगेट किया गया, वो एक सवाल है कि रैंडम हो सकता है वो। लेकिन जहां तक ये बात है कि जी देखिए, कुलगाम के एक विलेज में या कहीं एक कोई छोटा सा बैंक है, वहां का एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और उसको टारगेट किया जाता है, तो एक लेवल पे अतुल जी थोड़ा सा उसमें ऑर्गेनाइज्ड देखने को मिलता है कि हाँ जी, एक मैकेनिज्म है जहां पे इनको आ जाता है इनपुट की यहाँ पे एक बंदा बाहर से आ चुका है, कश्मीरी पंडित आ चुका है और उसके अंदर। लेकिन एग्जैक्टली उसकी किलिंग क्यों हो रही है कि वो जो आपने पर्पस बताया कि वही जो ये है पर्पस आपने उसको बताया कि 10 लोगों को मारने से अगर आपका अचीव गोल हो रहा है कि लाख लोगों को ना मारना हो, तो आप 10 को ही करेंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का भी सवाल बन जाता है फिर। तो अगर आपका पर्पस ये है कि फुलफिल हो रहा है कि 10 किलिंग से या 5 किलिंग से ही, तो आप क्यों और एफर्ट लेके और किलिंग्स करेंगे, कैरी करेंगे। तो वो हो रहा है। सोशल मीडिया की भी जैसे बात करें तो बहुत सारे हम सुनने पिछले 2-3 साल से जब नेट चला है तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोग अब उभर के आ रहे हैं जिनकी फॉलोइंग बन रही है, जो अपने को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बुला रहे हैं, तो वो भी अब वल्नरेबल हो गए हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अब आज बात करने से कतरा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ही का मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, जैसे एक की किलिंग हो गई तो बहुत सारे लोग हैं जो अब डर रहे हैं कि जी उनका कंटेंट में कमी आ गई है, वो मीडिया वालों से बात करना नहीं चाहते कि नहीं हमें क्यों एसोसिएट किया जा रहा है इसमें। अगर आपको कोट भी करना है सिंपली कि आप उनका आप पहलू लेना चाहते हैं कि भाई क्या मसला है, आपको क्या, वो बोल रहे हैं कि आप हमें क्यों जोड़ रहे हैं, हम है ही नहीं इसका। तो वो आप देख रहे हैं कि वो सीधा इफेक्ट आपको मिल जाता है। अगर एक किलिंग हो रही है, आप नेक्स्ट डे भी आप पता चल रहा है कि हाँ जी इसका पर्पस फुलफिल हो चुका है इस किलिंग का। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही आपने कि भाई हाँ शार्दुल, आप पहले अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि जो रैंडमनेस है वो निशाना बनाने में नहीं है, वो निशाना क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं सिस्टम से जुड़े नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कि वो हाई टारगेट किलिंग कर नहीं पा रहे, तो वो छोटे सॉर्ट ऑफ किरदारों को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। ये ऑर्गेनाइज है, लेकिन उसमें जो एक्टर हैं करने वाले वो रैंडमाइज है। क्योंकि इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों है? काउंटर इंटेलिजेंस यही सूचना तो देती है और वो मिस हो रही है क्योंकि रैंडम हो गए हैं उसमें एक्ट करने वाले लोग। हथियार अब पकड़ा दिए जा रहे हैं, तो बदल रहे, मतलब जैसे कश्मीर का परिवेश बदला है, आप उसे अच्छे में देखें या बुरे में देखें अपने राजनीतिक समझ के हिसाब से, उसी के हिसाब से बाकी चीज़ें भी अपने आप को ढाल रही हैं और वो परेशानी तो पैदा करेगी ही। ठीक बात, लड़ाई में सब कुछ जायज़ होता है। राजीव, आपको कुछ कहना है इस पर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी जो ये बोल रहे थे, तो ये परिवेश बिल्कुल बदल रहा है उसके हिसाब से ही। देखिए, हमारे यहाँ एक जो है ना कि हम जो बात करते हैं कि चाहे वो मिलिटेंसी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या बाकी चीजें हो, तो टूल्स बदल रहे हैं।
तो उन टूल्स के साथ अपडेट रहना और उन टूल्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, और उस सब के बीच में जो मैंने पहले कहा कि एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो कश्मीर को आप अलग करके नहीं देख सकते। कश्मीर को जब आप देखते हैं तो भारत के बाकी स्टेट्स की तरह ही देखिए, उनके लोगों को भी वैसे ही देखिए, बाकी सिटीजन की तरह, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। जी अतुल। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अभिषेक चौहान, उनका एक लेटर है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, और शार्दुल अगर कुछ उसमें जोड़ना चाहें तो आप उसमें जोड़ेगा। First of all, I really like your podcast, NL Charcha. It's very informative and keep it up. Thank you, Abhishek. And in my last feedback, I suggested not to laugh or talk casually when talking about issues like climate change. Means I want to convey that climate change is very serious issue, but most platforms are discussing it as some casual thing. They didn't realize story of many innocent lives and nature's destruction behind this world. Many species of animal already extinct, and many are going to be extinct behind this world. Yes, I understood. You guys also need to keep podcast light and less serious. Otherwise, it become like TV news heated debate. But I believe discussion on climate change demand to become serious, and its truth itself depressing. If we still continue to discuss climate change and make podcasts light and entertaining, then we are also reducing seriousness of the issue, which is already very less. Here I am not discussing about satire. You know what I mean. अभिषेक, आपकी बात से पूरी तरह से, कई बार आपने उसका जिक्र कर ही दिया कि कई बार जब बातचीत बहुत सीरियस उसमें चली जाती है तो उसको थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं बीच बातचीत में। लेकिन इसका ये ज़रूर वो है, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें इस तरह की हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड कंसर्न है लोगों के, या फिर उसको मैं हम जब बातचीत करने की प्रक्रिया में होते हैं तो कई बार कुछ हमारी जो बॉडी लैंग्वेज के रिएक्शंस होते हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होते, मतलब उस मौके के अनुरूप नहीं होते हैं, उससे जो जहाँ पर कहाँ हंसना है या नहीं हंसना है, या कहाँ पर चेहरे का क्या भाव होना चाहिए, वो मिसिंग रहता है। मेरे ख्याल से वो चीज़ हुई थी, और वो इस पर हमने पीछे भी बात की थी, जो अब मेघनाथ ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। शार्दुल, देखिए, क्लाइमेट चेंज पे मैं इतना सीरियस रहता हूँ कि बाकी लोगों को थोड़ा लाइट करना पड़ जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, देखिए सच से क्या भागना। दूसरी चीज़ ये, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर्यावरण परिवर्तन, जितनी भी परेशानियाँ हम आमतौर पर, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक, उन सब से कम मेरे मत में कहीं बड़ी परेशानी है। ये बिल्कुल डेमोक्रेसी ला देगी दुनिया में। आप असमानता तब भी बनी रहेगी। लेकिन एक आखिरी बात, आप धन्यवाद आपका फिर से लेटर के लिए, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उस पर रिपोर्टिंग बढ़े, लेकिन ये इशू इतना बड़ा है और डेटा के इतना अभाव है भारत में कि उसको थोड़ा सिस्टमैटिक रूप में कर पाना मुश्किल है। आपकी जानकारी के लिए कि न्यूज़ लॉन्ड्री पर हम क्लाइमेट और इससे रिलेटेड मसले, इस पर हमारे 2-3 कोलैबोरेशन है। मोंगाबे है और CSE है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इनसे हमारा डाउन टू अर्थ, इनसे हमारा कोलैबोरेशन है। तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से जुड़े रिपोर्ट्स और ये पढ़ने को मिलेंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर लगातार छपती हैं, तो वो रिपोर्ट्स हैं। हम कुछ अनाउंसमेंट हैं, मैं चाहूँगा कि अगर शार्दुल आप वो एक बार हमारे श्रोताओं से साझा करें, उसके बाद फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया में जाएंगे। तो श्रोताओं के लिए कुछ सूचनाएं। हमारा सब्सक्राइबर्स के लिए हमें लेटर्स भेजने के लिए, किसी भी पॉडकास्ट को अगर आप सुनते हैं तो वो URL है www.newslaundry.com/podcast-letters। आप वहाँ पर जाकर आपके जो भी विचार हैं, अच्छे या बुरे, फीडबैक, वो आप हमें दे सकते हैं। कोशिश करें आप यहीं पर इसको करें, क्योंकि वर्ड लिमिट वहाँ आसानी से चेक हो जाती है। नहीं तो आप मेल भी कर सकते हैं podcast@newslaundry.com पर, लेकिन कोशिश करिए कि वो 200 शब्दों के भीतर ही रहे, जिससे हम पढ़ पाएँ। एक से ज़्यादा अगर आए तो। एक चीज़ और, न्यूज़ लॉन्ड्री ने पिछले महीने में सब्सक्रिप्शन में काफ़ी कमी आई है, तो प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन को बनाए रखें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम पत्रकारिता को, ईमानदार पत्रकारिता को कर पाते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है न्यूज़ लॉन्ड्री को चलाए रखने के लिए, क्योंकि हम कहीं से विज्ञापन भी नहीं लेते और किसी भी तरह का विज्ञापन या स्पॉन्सरशिप से काम नहीं करते। तो कृपया सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं और फिर से वापस जैसा था पहले की तरह ले आएं। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक कॉमिक है, कश्मीर की कहानी कॉमिक,
वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी, अब वो आ गई है, आप उसे ले सकते हैं। हमने कुछ सब्सक्राइबर्स को उनकी कॉपीज़ ही भेजी हैं, तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री के स्टोर पर जाकर newslaundry.com/store वहाँ जाकर आप खरीद सकते हैं। वो कश्मीर में समय के साथ साथ कैसा हुआ उसका बहुत ही रोचक और ग्राफिक नॉवल के रूप में प्रेजेंटेशन है, जो बहुत आपको चीज़ों को आसानी से समझाएगा। बिल्कुल, ये मेरा रिकमेंडेशन भी है, क्योंकि हमने आज कश्मीर पर काफ़ी बात की है, तो आप कश्मीर की कहानी पढ़ें बहुत आसान तरीके से कॉमिक फॉर्म में। और ये हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट था, जो हमारे एनएल सेना के लोगों ने इसको सपोर्ट किया, उससे फिर ये रिप्रोड्यूस हुआ है। इनफैक्ट सबसे शुरुआती एनएल सेना प्रोजेक्ट्स में था। सेना प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री के 2 नए सेना प्रोजेक्ट भी इस समय लाइव हैं। पहला है द योगी हु हैज़ इट ऑल, ये इन्वेस्टिगेशन है एक योगी के बारे में, और वो आपको पता चलेगा कौन है, तो कृपया उसको टॉप अप कीजिए। दूसरा है बुलडोजिंग अ न्यू इमेज इन एमपी, उत्तर प्रदेश की देखा देखी मध्य प्रदेश में भी अब बुलडोज़र अभियान चल गया है। शिवराज सिंह जी उर्फ मामा जी भी बुलडोज़र चलाने लगे हैं, तो वहाँ पे राजनीति और समाज पे इसका क्या असर पड़ रहा है वो देखने पे हमारी डिटेल रिपोर्टिंग है, हमारे रिपोर्टर वहाँ गए। थैंक यू शार्दुल। तो अब हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा शार्दुल, आप ही अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दीजिए। मेरी इस हफ्ते 2 रिकमेंडेशन हैं। पहला है संसद वॉच का एपिसोड है नया, भारत में तो जो जल की समस्या है उस पर मेघनाथ ने संसद वॉच का एपिसोड बनाया था, वो कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ है। उसको देखिए और जानिए कि असल में हमारे जीवन में कहीं बड़ी परेशानियां आने वाली हैं। दूसरा, इस हफ्ते कई सारे कलाकारों को हमने खो दिया। सिद्धू मूसेवाला पर हमने बात करी, लेकिन गायक केके का भी निधन हुआ, और भजन सोपोरी एक और संतूर वादक थे। 2-3 हफ्ते पहले मैंने पंडित शिव कुमार शर्मा का रिकमेंडेशन दिया था फिर से। तो इस हफ्ते बहुत सारे कलाकार चले गए। तो आपको जो भी संगीत अच्छा लगता हो, मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है, उसे ज़रूर सुनिए। और मैं रिकमेंड करूंगा इस बार राग खमाज, अगर आप सुन सकते हैं तो। राजीव, आप क्या रिकमेंड करेंगे? अतुल, जिस तरह रिकमेंडेशंस की बात चल रही है, तो मैं एक किताब काफी पुरानी है हालांकि, पर रिसेंटली एक पब्लिक लाइब्रेरी से मेरे हाथ आई। ये थीमा बुक ऑफ नक्सलाइट पोएट्री है, सुमंता बनर्जी द्वारा मतलब एकत्रित की गई पोएम्स हैं। और ये मतलब वो नक्सलिज्म का जो दौर था, उस दौरान जो पोएट्री लिखी गई, ना सिर्फ बंगाल में पर बाकी जगह में, देश के भिन्न हिस्सों में, जबकि पंजाब भी है, उसमें हिंदी के पोएट्स भी हैं, उसमें आंध्र के पोएट्स भी हैं, मलयालम के पोएट्स भी हैं। उनकी एक कंपाइलेशन बहुत बढ़िया है। और मजे की बात यह है, इनमें कुछ पोएट्री ऐसी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब नक्सलाइट्स जो थे उनको जेल में बंद किया गया था, तो वो कागज और पेंसिल भी उनको मुहैया नहीं करवाई जाती थी। तो कुछ पोएम्स ऐसी है जो उस समय उन्होंने पत्थरों से जेल की दीवारों पर लिखी, तो वो पोएम्स भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगी इस किताब में। और साथ साथ मतलब इसका कोई मतलब मूवमेंट क्या सक्सेस फेलियर वो एक अलग चीज रहती है। इस बुक का जो एक मैं कहूँगा मैसेज है, वो ये है कि नक्सलिज्म के दौरान जो लिटरेचर आया, बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो पहली बार मतलब लोगों के सामने रखे गए पोएट्री के द्वारा या प्रोज के द्वारा। और इस तरह उस पूरी मूवमेंट ने आज तक राइटिंग को इन्फ्लुएंस किया है, लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया और करता चला जा रहा है। जी मैं रिकमेंड करूंगा कि ये किताब जो है आपके श्रोता जो हैं वो जरूर पढ़ें इसे। थैंक यू। देखिए, मैं अतुल आपका न्यूज़ लॉन्ड्री मतलब रेगुलर फॉलो करता रहता हूँ, और मैं तो खैर तमाम श्रोताओं को एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगा कि जो आप लोगों के मीडिया पे एनालिसिस हैं, खासतौर पर उन्हें जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप भारत के मीडिया की फंक्शनिंग समझेंगे तो आप सीधे सीधे ये भी समझ लेंगे कि किस तरह का खेल कहाँ पर खेला जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर में है चाहे सोशल डोमेन में है। जी अतुल। अजान, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? वैसे मैं एक बुक थोड़ा पुराना ही है, इस लेटेस्ट नहीं है, बट क्योंकि कश्मीर के ऊपर ही हम क्या बात की आज हमने, तो एक फिक्शन पीस है, शायद बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए एक मिर्जा वहीद नाम के कश्मीरी राइटर है, उनका एक फिक्शन बुक है कोलैबोरेटर के नाम से। अच्छा। तो उसके अंदर काफी ऐसे नुआंसेस है। एक सिंपल स्टोरी है वो, हालांकि कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन उसमें नुआंसेस ऐसे हैं जो बाहर के जो चाहता है अंडरस्टैंड करना कश्मीर को, वो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोलैबोरेटर नाम की किताब है। अच्छा। करीब 8-10 साल 12 साल पहले आई है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छी रीड है। मेरा रिकमेंडेशन एक, जैसा कि मैंने बताया, हमारी जो कॉमिक्स है न्यूज़ लॉन्ड्री की, कश्मीर की कहानी, संभव हो तो उसको पढ़ें, हमारे स्टोर रूम से भी आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा चूँकि इतिहास को लेकर काफ़ी खोदा खादी चल रही है और लोगों ने
ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार और कुतुब मीनार से लेकर ज्ञानवापी तक हर जगह बुलडोजर चलाने और खोदने की अर्जियां कोर्ट में दाखिल कर रखी हैं। तो कोर्ट तो जब फैसला देगी, इस बहाने हम लोगों ने थोड़ा अपने लाइब्रेरी इधर उधर मैंने काफ़ी खोदा खादी की है अपने। तो पिछले हफ्ते भी मैंने ऐसा ही एक रिकमेंडेशन दिया था, तो मेरे हाथ 1857 की किताब लगी थी। इस बार एक किताब मैंने इस बीच में पढ़ी। 2-3 हफ्ते पहले हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर आए थे, शमसुल इस्लाम साहब। तो उन्होंने काफ़ी किताबें भेजी थी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले। उनकी एक किताब है, वो किताब क्या है बेसिकली, वो क्रिटिक है गोलवलकर की जो किताब है वी आर नेशन हुड डिफाइन करके जी। तो वो बहुत ही मतलब आरएसएस और राइट विंग का जो पूरा हमारा इकोसिस्टम, मोदी जी के शब्दों में कहें तो इकोसिस्टम है, उसमें उसका दर्जा बाइबल, कुरान और गीता जैसा है, काफ़ी उसका सम्मान है उस किताब को। तो उसका क्रिटिक लिखा है प्रोफेसर शमसुल इस्लाम ने, उसके जो इंसिडेंट्स हैं, उसके में जो लिखी गई चीज़ें हैं गोलवलकर द्वारा, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है अलग अलग तथ्यों से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के जरिए कि क्या उसमें समस्याएं क्या। तो उसका काउंटर नैरेटिव अगर समझना है किसी को तो वो किताब आप शमसुल इस्लाम साहब की पढ़ सकते हैं। उसका नाम है गोलवलकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, एक आलोचनात्मक समीक्षा। ये हिंदी में है और अंग्रेजी में भी वो अवेलेबल है। ये तो जिस भी लैंग्वेज में आपको सुविधा हो वो पढ़ सकते हैं। तो अंग्रेजी वाली ज़्यादा मशहूर है वो। और इसके अलावा एक और मेरा रिकमेंडेशन है, चूँकि हिस्ट्री से ही सब कुछ चल रहा है और प्रताप भानु मेहता ने आज एक ऑपेड लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, हिस्ट्री इज़ नॉट फन। तो ये मेरे रिकमेंडेशन हैं और इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। अगर शार्दुल कुछ और सूचना है हमारे श्रोताओं के लिए या फिर? कोई सूचना नहीं, पर अपना ध्यान रखिए, कोविड फिर से बढ़ रहा है। हेडलाइन में हमने उसके बारे में बात भी की, अपना ध्यान रखिए अचानक तेजी से। और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए ताकि विज्ञापन से मुक्त मीडिया इस देश में जिंदा रहे, आज़ाद रहे और वो तमाम खबरें जो कि मुख्य धारा का मीडिया करने से बचता है या छोड़ देता है अपनी विज्ञापन की सीमाओं की वजह से, उसकी दबावों की वजह से, वो मीडिया न बन सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम श्रोताओं का, राजीव और अजान और शार्दुल, आप 3 लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को प्रोड्यूस कर रहे लिपि और हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट नरेश, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।